So let's begin lesson 8, corporate governance requirements with respect to subsidiary of a listed entity. रेगुलेशन बोलता है कि अगर एक होल्डिंग कंपनी है, अगर एक होल्डिंग कंपनी है, लेट्स से एक होल्डिंग कंपनी, एंड इस होल्डिंग कंपनी की बहुत सारी सब्सिडरीज या एक सब्सिडरी, उसमें से उनकी एक सब्सिडरी ऐसी है जो मटेरियल सब्सिडरी के डेफिनेशन में आती है. सो सेबी का पार्ट जिससे डील करता है दैट इज कॉल्ड मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी. ओके, सेबी का पार्ट इससे डील करता है, मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी से. क्लियर? अब इसमें सवाल एक एक करके उठता है कि एक होल्डिंग कंपनी की बहुत सब्सिडरी हो सकती है. दिल्ली की सब्सिडरी है, लेट्स से मुंबई की कंपनी है, दिल्ली की सब्सिडरी है, उसके बाद चेन्नई में सब्सिडरी है, कोलकाता में सब्सिडरी है. यहाँ पे बेंगलुरु की जो सब्सिडरी है वो इसके लिए मटेरियल अनलिस्टेड है. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कब एक सब्सिडरी आप बोलोगे मटेरियल हो चुकी है? एग्जैक्टली उससे या तो रेवेन्यू में कुछ बहुत बड़ा पोर्शन आ रहा होगा या फिर मार्केट शेयर ज्यादा होगा. ओके, चलो देखते हैं. यहां पे इस सब्सिडरी को मैं मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी बोल सकता हूं जब दो में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए. एक कंडीशन यह है कि होल्डिंग कंपनी का मटेरियल सब्सिडरी की तरफ, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन वी विल सी, और दूसरा कंडीशन यह है कि मटेरियल सब्सिडरी कंपनी का होल्डिंग कंपनी की तरफ, दैट इज द सेकंड कंडीशन वी विल सी. ओके, तो दो में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए. अब वो दो में से एक कंडीशंस क्या है, लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड दैट. फर्स्ट ऑफ द कंडीशन इज where holding company has invested more than 20% of its consolidated net worth. 20% of its consolidated net worth in a subsidiary entity. In a subsidiary entity. Okay, then such subsidiary is a material subsidiary. Then such subsidiary is a material subsidiary. Okay, और या तो होल्डिंग कंपनी का मटेरियल सब्सिडियरी के अंदर 20%. इसका मतलब अगर होल्डिंग कंपनी का 100 करोड़ का नेटवर्थ है तो इस सब्सिडियरी में 22 करोड़ इन्वेस्टेड है. So that means बेंगलुरु की सब्सिडियरी हमारे लिए मटेरियल हो गई. या फिर ये जो बेंगलुरु की सब्सिडियरी से हमें इनकम आती है वो मेरे टोटल इनकम का 20% से ज्यादा है. Okay, so that becomes the second point. Such subsidiary entity contributes more than 20% of consolidated income of holding entity okay, then
Okay, then such subsidiary is material subsidiary. ओके, 20% से ज्यादा की इनकम आती है तब ऐसी सब्सिडरी को हम लोग मटीरियल सब्सिडरी के नाम से जानेंगे। क्लियर? सो एग्जाम्पल के हिसाब से फॉर एग्जाम्पल एक होल्डिंग लिस्टेड एंटिटी है और जैसे मैंने आपको बताया अपने एग्जाम्पल में मुंबई में उसकी मेन कंपनी है। ओके, लेट्स सपोज उसकी कोलकाता की सब्सिडरी है, कोलकाता में एक सब्सिडरी है। लेट्स सपोज उसका चंडीगढ़ में एक सब्सिडरी है। ओके, सब्सिडरी और बेंगलुरु की सब्सिडरी। तो अभी हमने समझा इसकी होल्डिंग कंपनी की कोलकाता सब्सिडरी में 5% की इन्वेस्टमेंट्स हुई है, चंडीगढ़ सब्सिडरी में 10% की इन्वेस्टमेंट्स इसने की थी। ओके, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट्स इसने बेंगलुरु की सब्सिडरी की तरफ की है, लेट्स से दैट इज 22% ऑफ कंसोलिडेटेड नेटवर्थ, तो ये हो गई बेंगलुरु की मटेरियल। या फिर बेंगलुरु की सब्सिडरी जो होल्डिंग एंटिटी को इनकम देती है, दैट इज 22% ऑफ कंसोलिडेटेड इनकम। इसका मतलब अगर होल्डिंग कंपनी इससे 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 सबसे मिला के इंक्लूडिंग उसकी खुद का 100 करोड़ की इनकम कमाता है, जिसमें से 22 करोड़ से सिर्फ बेंगलुरु से ही आता है, तो ये बन जाती है मेरे लिए मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी। अनलिस्टेड सब्सिडरी, ठीक है, ये बन जाएगी मेरे लिए मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी। अब मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी के हिसाब से क्या क्या चीजें और, ठीक है, तो जब आपकी एंटिटी मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी बन गई है तो सेबी बोलता है कि हमारे होल्डिंग कंपनी से मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी में कोई जाके बैठेगा। दैट इज द थर्ड पॉइंट। होल्डिंग कंपनी से मटीरियल सब्सिडरी में कोई जाके बैठेगा ताकि मालूम पड़े कि मटीरियल सब्सिडरी कर क्या रही है। तो फाइनली क्वेश्चन इज कौन जाके बैठेगा? तो सभी बोलता है होल्डिंग कंपनी से मटीरियल सब्सिडरी में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जाके बैठेगा, उनकी बोर्ड मीटिंग हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अटेंड करेगा। देखो, हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जाएगा तो इन्फ्लुएंस हो सकता है कि भाई होल्डिंग कंपनी का बड़ा डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जाएगा तो इन्फ्लुएंस कम रहेगा। क्लियर? सो दैट इज व्हाट सेबी सेज इन द थर्ड कंडीशन। उनका कहना है कि एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग लिस्टेड एंटिटी shall be a director on the board of unlisted material subsidiary. Unlisted material subsidiary, whether incorporated in India or abroad. Got it? इसका मतलब यह है कि वो सब्सिडरी मटेरियल भले ही आपकी इंडिया के बाहर की क्यों ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, यहां से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वहां पे जाके बैठेगा, कंपलसरी है। सो ये मटेरियल सब्सिडरी का ये पार्ट भी याद रखना कि अगर अपनी होल्डिंग एंटिटी है
ये अपनी होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, और ये अपनी बेंगलुरु की सब्सिडरी है। तो इधर से इधर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जाके बैठता है ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यहां पे बैठता है। क्लियर? समझा? और एक और चीज सेबी ने डाल रखी है, उन्होंने बोला उसके ऊपर नजर बनाए रखो। तो नजर कैसे बनानी है? तो सेबी ने बोला यहां से एक और रिक्वायरमेंट इनकी तरफ, द फोर्थ थिंग, होल्डिंग कंपनी का ऑडिट कमिटी मटेरियल सब्सिडरी के अकाउंट्स को भी ऑथेंटिकेट करेगा, वेरीफाई करेगा। ओके, ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी। इसका मतलब मटेरियल सब्सिडरी का अकाउंट्स होल्डिंग कंपनी के ऑडिट कमिटी होल्डिंग कंपनी के बोर्ड में भी रखेंगे। गॉट इट? सो उन्होंने ये समझाया कि द ऑडिट कमिटी ऑफ holding listed entity shall also review financial statement in particular investments made in unlisted subsidiary। ओके, सो ये बड़ी बात बोल दी कि होल्डिंग कंपनी जो रहेगी, अपनी जो होल्डिंग कंपनी रहेगी और ये जो सब्सिडरी है, ओके, होल्डिंग कंपनी का ऑडिट कमिटी वाला रिव्यू करेगा ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका? सब्सिडरी का। ये बात बोल दी, समझा? तो सेबी एक तरह से पूरी तरह कंट्रोल रखने की बात बोल रहा है। ओके, सेबी इज हिंटिंग दैट यू शुड हैव कंट्रोल ऑन योर मटेरियल सब्सिडरी, क्योंकि अगर मटेरियल सब्सिडरी आपके कंट्रोल से बाहर गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। एज यू कैन नो 20% से ज्यादा इनकम कंट्रीब्यूट करती है या बड़ा इन्वेस्टमेंट्स खा के बैठी है। क्लियर? अब सेबी ने उठा के ऑब्लिगेशन मटेरियल सब्सिडरी के ऊपर डाला। अभी तक हमारे एरोज होल्डिंग टू सब्सिडरी जा रहे थे, अब एरोज सब्सिडरी के ऊपर जाएंगे। तो सब्सिडरी के ऊपर क्या ऑब्लिगेशंस डाला? लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड दैट। ओके, okay, so that is the fifth one, so उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन डाला है। फिफ्थ पॉइंट, क्या ऑब्लिगेशन डाला है? ऑब्लिगेशन ये है कि मटेरियल सब्सिडरी को, अपनी होल्डिंग कंपनी को, अगर साल में कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन हो जाए जिसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस, वो इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जैसे फैक्ट्री में आग लग गई थी, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी थी, अचानक से हमारे स्टॉक वर्किंग प्रोग्रेस में खराब हो गए, जैसे बड़ा सारा प्रॉब्लम हो गया, एनीथिंग दैट इज अ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड। क्लियर? सो ये उनको इन्फॉर्म करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इन अदर वर्ड्स होल्डिंग कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बता के रखेगी। Okay, so that was another obligation which was casted. Fifth point, the management of material subsidiary shall periodically bring
to the notice of the board of directors of listed holding entity a statement of all significant transactions or arrangements entered into by unlisted subsidiary. ओके सो जो भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस हुए हैं, सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट, वो सब यहाँ पे डिस्क्लोज करने पड़ेंगे. सो सिंपल भाषा में बोलूं तो अब ये होल्डिंग कंपनी को सब्सिडरी कंपनी, ये इसे ऑल significant transactions रिपोर्टिंग देगी. ओके अब एक सवाल उठता है, सर ये सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन को मैं सिग्निफिकेंट कब बोलूंगा? ओके छोटा मोटा इंसिडेंट, बड़ा इंसिडेंट, व्हेन शुड आई कॉल इट एज अ सिग्निफिकेंट? सोचो कैसे. यस एक परसेंटेज है, यू आर करेक्ट. वो परसेंटेज है कि पिछले साल का टोटल के कंपेयर में अगर 10% एंड अबाव का चेंज है तो वो सिग्निफिकेंट है. मतलब अगर आपका पिछले साल का जो भी एक्सपेंसेस हुआ है उस एक्सपेंस में 10% या उसके ऊपर का चेंज आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट हो गया. ओके पिछले साल की इलेक्ट्रिसिटी अगर 100 लाख आई है और इस साल इलेक्ट्रिसिटी 125 लाख आई है तो सिग्निफिकेंट चेंज है. क्योंकि अगर इतना इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ है तो फिर किस पर्पस के लिए यूज हुआ है? क्या हमारा प्रोडक्शन बड़ा है, क्या हमारी वर्क इन रिक्वेस्ट, क्या हमारा टर्नओवर इतना बड़ा है? तो एक एक आइटम जुड़ता है तो वो किस चीज के लिए बड़ा है वो बताना पड़ेगा. क्लियर? सो यहाँ पे वो पार्ट को सभी ने क्लियर कर रखा है. That when you, what do you mean by significant? Significant transactions means तो इसके हिसाब से सभी बोलता है any individual transaction that exceeds 10% of total revenue, 10% of total revenue or total expenses okay, or total expenses or total assets or total liabilities of unlisted subsidiary for immediate preceding accounting year. क्लियर? जिसका सिंपल भाषा में मतलब ये हुआ कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 2020-2021
उस टाइम पे अगर मेरा टोटल एक्सपेंसेस 100 लाख था, ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 इस बार मेरा टोटल एक्सपेंसेस 112 लाख आया, तो द डिफरेंशिया इज कितना परसेंटेज? 12%, बराबर। और अगर इस बार मेरा एक्सपेंसेस 81 लाख आया, तो इज इट सिग्निफिकेंट और नॉट? द आंसर इज यस. Change is not only higher side, it is also on the lower side. Clear? This is also significant. तो आपने क्या किया? आपने 112 minus 100 divide by 100 percentile किया. वैसे ही 81 minus 100 divide by 100 आपको percentile मिल जाएगा. Okay? That is also significant. जो भी आपका आंसर आया होगा इधर, that is also significant. Okay? ये सब के सब आपको रिपोर्ट करने हैं. Because it exceeds 10%. Because it exceeds 10%. Clear? समझा? तो ये रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट्स बात नहीं हुई. इसके साथ साथ इन्होंने एक और चीज बोल के रखी हुई है कि ये लाइन अब नीचे से जाएगी, ये इधर से. That is the sixth item. क्या बोल के रखा है कि जो मिनट्स हैं बोर्ड ऑफ मीटिंग के, मटेरियल सब्सिडरी के, वो होल्डिंग कंपनी के बोर्ड मीटिंग में भी रखे जाएंगे. तो इधर जो मिनट्स ऑफ मीटिंग हो रहे हैं वो इधर भी आएंगे. ओके, ये बात अपने आप में बोल रहे हैं 6 पॉइंट पे जाके. समझा? 6 पॉइंट पे कि the minutes of the meeting of board of directors of unlisted subsidiary, okay, of unlisted subsidiary shall be placed at the meeting of board of directors of holding listed entity. Clear? So that simply means, जो हमने सिंपल भाषा में बोलूं तो सब्सिडरी का मिनट्स होल्डिंग कंपनी के बोर्ड में रखने का. Okay, that is minutes to be placed. Okay, so ये बात हो गई. अब इसके बाद दो अलग अलग बातें जो ऊपर के डायग्राम से जुड़ती नहीं है, बट अलग भी बात है. बात अलग ये है कि अगर अचानक से होल्डिंग लिस्टेड कंपनी का बोर्ड का एक मूड हुआ कि हम अपनी शेयर होल्डिंग लिस्ट मटेरियल में कम कर देते हैं, तो सेबी बोलता है कि बाय चांस इफ यू वांट टू रिड्यूस योर शेयर होल्डिंग इन अ मटेरियल लिस्टेड अनलिस्टेड सब्सिडरी, तो आपको वो बात अपने कंपनी के जनरल मीटिंग में पुट अप करनी होगी. एंड अगर आपकी जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है तो आप अनलिस्टेड सब्सिडरी के शेयर्स को टच करोगे, तब तक नहीं. हाँ, अनलेस आप मर्जर अमालगमेशन या आईबीसी के अंदर जा रहे हो या ऐसा कुछ हुआ तो फिर बात अलग है. अदरवाइज डोंट डाइल्यूट योर होल्डिंग्स इन द एंटिटी सो इजीली. बराबर? तो सेबी ने एक तरह से होल्डिंग लिस्टेड कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन डाल रखा है कि मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी को इतनी आसानी से छोड़ने नहीं दूंगा अनलेस तुम्हारे कंपनी के मेंबर्स मानते हैं. और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मेंबर्स कौन से वाले? तो मेंबर्स
होल्डिंग कंपनी वाले। ओके, तो 7th पॉइंट इट सेज दैट अ listed holding entity a listed holding entity shall not dispose shares of its material subsidiary resulting into reduction of shareholding to less than or equal to 50%. Okay, less than or equal to 50% without passing special resolution in general meeting. In general meeting. ओके, पर उसके बाद फिर उन्होंने ये बोला कि अभी जैसे एक और सेबी का एक स्टेटमेंट आया है सर्कुलर कि बाय चांस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में डिसइन्वेस्टमेंट्स करने के बारे में सोच रही है, तो हम एलओडीआर के रिक्वायरमेंट्स को डाइल्यूट करने के लिए भी रेडी है। जस्ट अभी कल या परसों का ही सर्कुलर आया सेबी का, द सेबी इज रेडी टू डाइल्यूट द प्रोविजंस एंड ये जो शेयर्स बेचने के लिए रिस्ट्रिक्शंस है, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स टू डिसइन्वेस्ट द एंटिटी, लिस्टेड एंटिटी। ओके, सो इसका मतलब सेबी अगर चाहे तो केस टू केस बेसिस पे वो सब कर भी सकती है, बट यहाँ पे बिना स्पेशल रेजोल्यूशन के काम नहीं चलेगा। लेकिन 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 फिर सेबी ने बोला कि सिचुएशंस ऐसी भी हो सकती है कि कंपनी के अंदर मर्जर अमालगमेशन प्रपोज हुआ हो, तब तब स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट ऊपर वाली नहीं लगेगी। सो देन इट सेज हाउएवर इन केस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट्स by court or tribunal under the scheme of compromise or arrangement, okay, or अंडर, अच्छा आईबीसी में रेजोल्यूशन प्लान कौन से सेक्शन में अप्रूव होता है? आईबीसी में रेजोल्यूशन प्लान कौन से सेक्शन में अप्रूव होता है? नहीं रे, हाँ करेक्ट, सेक्शन 31। ओके, थोड़ा सा बस एक मार्क रह गया, नहीं तो पास हो जाता। So under section 31, under section 31 of IBC, underneath, where resolution plan was approved, where a resolution plan was approved, such reduction is allowed, such reduction is allowed provided stock exchange या फिर exchanges is intimated
in one day of such plan being approved. ओके, तो ये स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेशन दे दी गई है ऑफ सच प्लान बीइंग अप्रूव्ड। क्लियर, समझा? देन उसके साथ साथ एक और रिस्ट्रिक्शन इस बार आउट ऑफ द बॉक्स किस पे डाला है? अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी पे। क्या रिस्ट्रिक्शन है? अगर अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी अपना कोई भी एसेट्स इस बार मार्केट में बेचती है या कोई लीज छोड़ती है या कोई चीज को बैड डेट्स या यू कैन से डिस्पोज ऑफ कर देती है, राइट, WDV राइट ऑफ करते हुए, तो उसको होल्डिंग कंपनी का अप्रूवल लेना होगा। लेकिन अगेन सवाल है कितने परसेंटाइल पे? सोचो या कितना परसेंटेज डाइल्यूशन होना चाहिए तब होल्डिंग कंपनी का, मतलब मैं एक बेंच उठा के बेच रहा हूं, होल्डिंग कंपनी को फोन करूं, एक कंपनी की मशीनरी निकाला, होल्डिंग कंपनी को फोन करूं, तो सवाल यह है मैं कितने तक मेरा चॉइस है कि मैं बेच सकता हूं और कितने के बाद मुझे होल्डिंग कंपनी का अप्रूवल लेना। सो व्हाट दैट लिमिट इज देयर? थिंक व्हाट कुड बी द लिमिट? द अनलिस्टेड सब्सिडी वांट टू सेल इट ऑफ, ओके, उस पे लिमिट डाली है 20%। सेबी ने बोला 20% से ज्यादा अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आप अपने एसेट्स को डाइल्यूट करते हो, बेचते हो, डिस्पोज ऑफ करते हो, लीजेस ऑन द एसेट्स छोड़ते हो, जिसको हम लोग एक तरह से फाइनेंशियल लीज बोलते हैं या सॉरी ऑपरेटिंग लीज भी बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग लीज भी बोलते हैं। तो ये डिपेंड करता है उस नेचर पे। अगर आप 20% से ज्यादा का ये छोड़ रहे हो तो होल्डिंग कंपनी को बता के छोड़ो, बिना होल्डिंग कंपनी के नहीं। ओके, सो that becomes another point, that is selling, disposing and leasing of shares amounting to more than 20% of assets of material subsidiary on aggregate basis during a financial year shall require prior approval of shareholders by special resolution by a special resolution unless what? Well, अगर ये कोई सब्सिडरी कंपनी में कॉम्प्रोमाइज मर्जर अमालगमेशन हुआ है तो सेबी बोलता है देन फॉलो दैट, देन सेबी का ये रेगुलेशन नहीं लगेगा। अगर सब्सिडरी के अंदर रेजोल्यूशन प्लान आया है, CIRP हुआ है, सेबी बोलता है देन फॉलो दैट, फिर ये नहीं लगेगा। ओके, सो अनलेस सच सेल, disposal or lease is made by scheme of arrangement duly approved by court or tribunal or
under a resolution plan duly approved under section 31 of IBC and disclosed to stock exchange within 1 day of resolution plan being approved. ओके सो एक दिन के अंदर वो बताना पड़ता है कि रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया है। और उसका रीजन क्या है मालूम? एक दिन क्यों? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे ना वॉलेटिलिटी रहती है। एक दिन से ज्यादा गया ना तो मार्केट अप्स एंड डाउन्स हो जाएंगे। मतलब अगर रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ है तो जिस सीधी सी बात है, जिस कंपनी ने इसका टेक ओवर किया होगा उस कंपनी के लिए तो फायदा हो गया। तो स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स प्राइसेस जंप करेंगे, लोग सब्सिडरी के शेयर्स खरीदना चाहेंगे। ओके तो अप्रूवल होते ही विद इन 1 डे इन्फॉर्म कर दो कि अप्रूवल हो गया है। ओके क्योंकि प्राइसेस अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। ठीक है, नाउ टेल मी, एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसकी एक सब्सिडरी रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड और उसकी एक सब्सिडरी रिलायंस केमिकल लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने आप की लिस्टेड कंपनी है, रिलायंस पेट्रोल भी लिस्टेड कंपनी है, लेकिन रिलायंस केमिकल एक अनलिस्टेड कंपनी है। ओके अनलिस्टेड। सवाल यह है कि रिलायंस केमिकल लिमिटेड को रेगुलेशन 24 लग रहा है और उसका नाम मैं इधर लिख सकता हूं, ये इधर आरपीएल, सॉरी आरसीएल। मुझे जानना है उसकी होल्डिंग कंपनी आरआईएल लिखूं कि आरपीएल लिखूं? ओके सो रिलायंस केमिकल और बाकी सबका रिलेशनशिप देखो ऐसा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी है रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस पेट्रोलियम की सब्सिडरी है रिलायंस केमिकल। अब इसको तो रेगुलेशन 24 लग रहा है। ओके इसको रेगुलेशन 24 लग रहा है। अब इसके लिए होल्डिंग कंपनी ये होगी कि होल्डिंग कंपनी ये होगी? ओके रेलेवेंट क्वेश्चन वही है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन होती है तो which shall be considered as a holding company for complying this provision? ओके सभी ने ये कंफ्यूजन को देखते हुए क्या बोला कि यू आर करेक्ट if you are ignoring this, because this should be the holding company जिसकी वो एक्चुअल सब्सिडरी है, यानी सिंपल भाषा में इमीडिएट होल्डिंग कंपनी। समझा? जिसकी वो एक्चुअल सब्सिडरी है वही उसकी होल्डिंग कंपनी होगी। नहीं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की तो कितनी सारी सब्सिडरी है, तो वो किस किस का कंप्लायंस करता रहेगा? और रिलायंस इंडस्ट्रीज का आर्गुमेंट सही है कि मेरी सब्सिडरी तो खुद एक लिस्टेड है और लिस्टेड होने की वजह से पूरा एलओडीआर लगता है। इसको तो फुल एलओडीआर लग रहा है, इसको भी फुल लग रहा है, इसको ही रेगुलेशन 24 लग रहा है। बस समझ में आया? क्लियर? तो ये बात सेबी ने 9th पॉइंट पे आके क्लियर कर दी है। 9th पॉइंट पे आके क्लियर कर दी। उन्होंने बोला कि वेयर अ लिस्टेड एंटिटी हैज listed subsidiary which is itself a holding company, the provisions
of this regulations shall apply to the listed entity, to the listed subsidiary insofar as its subsidiaries are concerned. ओके, सो इसका क्लियर मतलब यह है, यहां पे इट्स का मतलब द लिस्टेड एंटिटी सब्सिडरीज आर कंसर्न, इनकी सब्सिडरी की बात हो रही है। क्लियर?